तो आईआईएससी में पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा लगा? वहाँ का जो कैंपस एनवायरनमेंट है या वहाँ का जो रिसर्च है, क्योंकि बहुत सारी बातें आईआईएससी के बारे में हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर एडमिशन लिया, वहाँ पर आपने पीएचडी में भी एनरोल किया, तो कुछ ब्रीफ में आप आईआईएससी की अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आईआईएससी में एडमिशन लेना मतलब जस्ट मैंने फॉर ट्रायल दिया था, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ आईआईएससी में एडमिशन हो जाएगा, कि भाई ठीक है पीएचडी में अब की बार लेना ही पड़ेगा क्योंकि थर्ड ईयर ड्रॉप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी दोनों का फॉर्म फिल किया था और मुझे था कि हो गया तो आईआईटी दिल्ली ले लूँगी क्योंकि आईआईएससी में तो नहीं होने वाला। बट हुआ उल्टा कि आईआईएससी में हो गया और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। एंड फर्स्ट 6 मंथ्स तो कोविड की वजह से ऑनलाइन ही था। एंड देन जब मैं यहाँ पे आई तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आना, यहाँ का सब कुछ, मेस, हॉस्टल, देन रिसर्च लैब, प्रोफेसर्स, लैब का माहौल, कैसे सब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रात को भी लैब में ही जाते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो ऐसा लगता था हाँ ठीक है, जैसे मास्टर्स में भाई शाम को 4-5 बजे तक होता था सब कुछ, फिर ख़त्म। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारी सारी रात भी लैब में रह सकते हो। जब भी आपको काम करना है आपके लिए लैब खुली है, आपके पास चाबी होती है, आप जब मर्जी जाओ आप काम करो। तो मतलब एकदम टोटली डिफरेंट था मेरे लिए तो। एंड मतलब आने के बाद मेरा तो कोई प्रायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं था बिकॉज एक लोकल कॉलेज से ही मैंने किया है, तो ऐसा नहीं था कि मेरा एक्सपेरिमेंटल कुछ एक्सपीरियंस था। तो सब कुछ नया। और टचवुड मुझे जो सीनियर मिले जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई। मैंने उनको बिल्कुल खुल के बोल दिया था कि मुझे नहीं आता कुछ भी एक्सपेरिमेंट के मामले में और बिल्कुल भी मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने उसी तरीके से मुझे सारी ट्रेनिंग दी। एंड मतलब फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया और मैंने चीज़ें देखी कि पीएचडी के बाद क्या होने वाला है, कितने साल में होगी, या फिर इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मतलब मुझे इतना सब कुछ देख के और मतलब एक मुझे इतना इंटरेस्ट भी जनरेट नहीं हुआ। एक होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई नहीं एक्सपेरिमेंट्स करके मज़ा आता है, या फिर वो क्यूरियस होते हैं कि हाँ कुछ नया रिज़ल्ट आएगा, मैं ये ट्राई करूँ वो ट्राई करूँ, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। तो मुझे वो इंटरेस्ट वाली कमी लगी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीएचडी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यहाँ नहीं बनने वाली बात। तो फिर मैंने सर हुआ कि नहीं अब यहाँ पे नहीं होगा। ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, चीज़ें मैंने बहुत सीखी हैं पीएचडी में। लाइक अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो एक्सपेरिमेंट्स भी कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें अप्रोच करनी पड़ती हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, फ़र्स्ट टाइम देखे थे यहाँ पे आके। फिर पीपीटी कैसे बनाते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, आपका पूरा ग्रुप सामने बैठा होता है, आपको सामने जाके प्रेजेंट करना पड़ता है। वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आंसर करने पड़ते हैं, आपको सेमिनार देना पड़ता है पूरे डिपार्टमेंट के सामने। तो उस टाइम तो मेरी ऐसा हो गया था कि कभी ऐसी प्रेजेंटेशन ही नहीं दी है, पूरा इंग्लिश में बोलना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक हो गए हो, तो आपको पूरा एक चीज़ टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। तो वो सेमिनार दिया, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो एक मतलब होता ना कि एक स्टेप मैंने पार कर लिया। फिर धीरे धीरे ग्रुप प्रेजेंटेशन दी, देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है वो फिर मैंने दिया। वो पास करने के बाद तो ऐसा हो गया कि हाँ पारुल यहाँ पे आने का एक होता है ना कि ऐसे नहीं था कि ठीक है एग्ज़ाम क्लियर हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आया है, चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो इट वाज अ गुड जर्नी, ऐसा नहीं है। यस एंड यस बिकॉज और जिस इंस्टीट्यूट में आप थे और जो आपके साथ में वहाँ पर जो रिसर्च स्कॉलर होंगे, तो डेफिनेटली एक जो एटमॉस्फेयर वहाँ पर मिलता है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आईआईएससी बेंगलोर से किए हुए जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएचडी पर भी नहीं रुकते हैं, वो आगे पोस्ट डॉक्टरेट डेफिनेटली 90% वहाँ से सभी का ड्रीम यही होता है कि आगे कहीं ना कहीं फॉरेन में अच्छी रिसर्च लैब में पोस्ट डॉक्टरेट मिल जाए। और आप देखेंगे कि आईआईएससी बेंगलोर से जिन्होंने पीएचडी की उन्हें काफ़ी अच्छी जगह से पोस्ट डॉक्टरेट भी मिलती है और वहाँ से वो अच्छे अच्छे पेपर भी पब्लिश करते हैं। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे भी लगातार कमेंट आते हैं, और आपने इतने अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के पीएचडी इंटरव्यूज़ आपने फेस किए हैं, तो क्या होता है पीएचडी इंटरव्यू के लिए जब आप आईआईएससी और आईआईटी में भी जब आप गए, तो वहाँ पर जो पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है? सर लाइक मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट के पीएचडी फेस किए हैं और तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप इंस्टीट्यूट है तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, नहीं। इंटरव्यू होता है एंड उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका आपको कंसेप्ट जितने भी बेसिक से लेके और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी मास्टर्स तक आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए बस। और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। वो ये खुद से एज्यूम नहीं करते कि आपको पीएचडी की चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, या फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने पहले से आते होंगे, या फिर आपको रिसर्च पेपर लिखने आते होंगे। ऐसा वो बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करते। सिर्फ आपका जो CSIR नेट गेट का सिलेबस होता है, जो आपका केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मतलब सिलेबस होता है, वो उसके कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मैं तो जस्ट आईआईटी बॉम्बे का तो फर्स्ट इंटरव्यू था, सिर्फ मेरे जो कंसेप्ट्स थे, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत मतलब तैयारी की है मैंने जम के इंटरव्यूज़ के, मैंने वीडियोस देखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि मैंने ONGC का इंटरव्यू देना है तो मैं जस्ट एक फेस करके आती हूँ। तो बस मैंने ड्रॉप किया हुआ था, कंसेप्ट्स अच्छे थे तो उन्होंने जो बेसिक क्वेश्चन पूछे तो मैंने अच्छे से जवाब दिए बस। तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ ऐसे होती है, उसमें सिर्फ आपको आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए बस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि होता नहीं कि जैसे स्कूल में करते होते थे, ऐसे देखते रहते थे, कुछ घुमाते रहते थे, टीचर को बेवकूफ़ बनाते रहते थे, तो वैसी चीज़ें नहीं होती। हाँ जी, डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो वहाँ पर पैनल होता है वो सभी इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है कि आप उन्हें घुमा नहीं सकते। तो आपको सिर्फ अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है, और जो आपने CSIR नेट की या गेट की जो प्रिपरेशन की है वो आई थिंक काफ़ी होती है ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी पीएचडी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। यस तो जैसा कि आपने बताया था कि जब आपने पीएचडी में एडमिशन लिया और डेफिनेटली वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट कहीं ना कहीं आपने ये रियलाइज़ किया कि पीएचडी इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो क्या वहीं से शुरुआत हुई कि जो ONGC का ड्रीम जो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पर पूरा नहीं हो पाया, तो आपने फिर से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसे रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे 5 साल 6 साल लग जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे पोस्ट डॉक के लिए जाना है। एंड सबसे मेन थिंग कि मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही, तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ खल रही थी कि जब मैं इतनी खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस लाइफ, तो इट्स बेटर कि 1 साल या 2 साल और भी लग जाए। तो मैं दिन रात करके अभी थोड़ा घिस लेती हूँ खुद को, ताकि एटलीस्ट एक जगह सेटल हो जाऊँ। जो चीज़ मैं जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पे इतने साल देना तो मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब तो पारुल फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने मतलब 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद फिर से ऐसे हो गया था कि नहीं, अब नेक्स्ट ईयर ONGC का तो नहीं पता, क्योंकि अब वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, लाइक 5 to 6 वैकेंसी आई थी। तो मुझे हो गया कि उसमें तो अब इतनी आंख बंद करके भी बैठना नहीं चाहिए कि ठीक है नहीं मेरी टॉप 3 में आई जाएगी। तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर लेके ही चलनी पड़ती है कि नहीं ये ऑप्शन भी मुझे लेके चलना पड़ेगा। फिर मैंने GSI को टारगेट बनाया कि यही देखते हैं, अब तो देखी जाएगी, बट हाँ अब की बार देना है पक्का। तो ये साल कौन सा था जब आपने GSI की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सोचा? ओके तो हम कह सकते हैं कि 2022 में पारुल 2.0 का शुरुआत हुआ। तो बट उस टाइम मैंने गेट का भी एग्ज़ाम दिया था, उम्मीद नहीं छोड़ी कि अब की बार गेट नहीं दूंगी। गेट ज़रूर दिया मैंने यहाँ पे आने के बाद भी। मतलब मैं दिसंबर में कैंपस पहुँची और मैंने उस साल भी नेक्स्ट ईयर मतलब फ़ैब आते ही मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की यहाँ पे आने के बाद भी। बट था कि ठीक है, अब मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं था कि दिन रात मैं उसके लिए करी, क्योंकि ऑब्वियसली लैब में भी टाइम देना पड़ता था, तो 24 आवर्स में रूम पे नहीं रह पाती थी। बट हाँ मैंने मेरी कोशिश की। बट उसके बाद फिर मुझे हुआ कि आफ्टर 3-4 मंथ्स
कि पारुल कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मतलब मैं लाइफ ऐसे ही काटना नहीं चाहती थी कि भाई ठीक है आईआईसी में हो गया है तो आईआईसी है तो नहीं, टैग ही काफ़ी है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खुश भी होनी चाहिए, चाहे आईआईसी हो चाहे कहीं पे भी हो। तो मुझे हुआ कि अब तो करना ही पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मैंने बस जीएसआई के लिए बुक्स वगैरह प्रिंट आउट करवा ली, इवन विदाउट नोइंग कि सिलेबस क्या है। हाँ, KL कपूर सुनी थी तो पूरे सारे के सारे वॉल्यूम फोटोकॉपी करवा लिए। इवन कुछ 6 वॉल्यूम तो कुछ है भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मतलब एक जुनून आ गया था कि नहीं। फिर मैंने सब फोटोकॉपी करवाया एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले तो थोड़ा बहुत जीएस ट्राई किया और फिर एक्चुअली मतलब सेमिनार आ गया तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ी। देन उसके बाद मतलब लैब का भी काम करना पड़ता था। फिर ऐसे हुआ कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद तो मैं थोड़ा और सीरियस हो गई। और फिर मतलब नवंबर तक आते आते मेरे को हो गया कि अब टाइम तो मतलब ऐसे है कि थोड़ा सा भी ये नहीं है कि मैंने आधा घंटा भी कहीं वेस्ट कर दिया हो। तो फिर मैंने मेस में जाना है तो बस 15 मिनट में खाना खाया और भाग के आ जाओ। लैब में जाना है, अगर 3 बजे मैं 4 बजे फ्री हो गई हूँ तो बस भाग के लाइब्रेरी चले जाओ या फिर अपने रूम पे आके पढ़ाई करो। तो मतलब उसके बाद फिर मेरे को ऐसे हो गया था कि दिसंबर और जनवरी में 1 मिनट का भी रिस्क नहीं ले सकती इधर उधर। फिर दिसंबर आने के बाद फिर हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन होनी थी जिसमें खुद का काम दिखाना पड़ता है पूरा का पूरा। फिर वो बर्डन आ गई कि ये एक्सपेरिमेंटल वर्क भी थोड़ा और तेज़ी से करना पड़ेगा। तो वो भी फिर मैं पूरी पूरी रात लैब में रहती थी, सुबह आती थी, फिर 9-10 बजे रूम पे आके थोड़ा सा 2 घंटे सोती थी और मैं फिर से लग जाती थी। मतलब उस टाइम मैं किसी को कुछ नहीं बता, इवन मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ना मैं ज़्यादा बात करती थी, ठीक है बात हुई 5 मिनट की, बाकी मैं बस प्रिपरेशन में ही बिज़ी थी कि लैब, रूम, पढ़ाई, लैब, एक्सपेरिमेंट, रूम, पढ़ाई, बस इतना ही। और सर जस्ट अ मिनट, हाँ आई थॉट कि मोबाइल बंद हो गया। तो फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। और जनवरी में मुझे था कि 10 दिन तो एटलीस्ट मैं रूम पे रहूं कि मैं गेट के लिए भी प्रिपेयर कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि गेट का ज़्यादा सिलेबस था। तो फिर मैंने 10 दिन पढ़ाई की अच्छे से और गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट के एग्ज़ाम के बाद शायद 13 या 14 डेज़ थे जीएसआई एग्ज़ाम के लिए। और उस टाइम फिर मुझे थोड़े से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, हेल्थ इश्यूज़। आई डोंट नो टेंशन की वजह से किस वजह से, बट वो स्टार्ट हुए। बट मुझे ऐसे था कि किसी भी हालत में अब की बार तो रिस्क नहीं ले सकती पारुल किसी टाइप का। फिर मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी, जो भी जीएस वाला पार्ट था, और केमिस्ट्री का जो भी प्रीवियस ईयर थे बार बार करती रही। और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया फर्स्ट और वो ठीक हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब ठीक हो गया था सर। और तो जैसा कि आप बता रहे हैं, मतलब जो पीएचडी का वर्क, उसके अलावा आप अगर आईआईएससी से पीएचडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर हम अदर इंस्टीट्यूट या अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो रिसर्च वर्क है, इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ भी है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो टाइम आपको काफ़ी कम मिल पाता था, लेकिन आपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। और जिस तरीके से आप बता रहे थे ये जर्नी, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कितना उस जो ड्रीम आपने देखा था जीएसआई को क्लियर करना है, उसके लिए आपने कितना एफर्ट किया। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपके लिए उसके लिए आपको पहले एफर्ट भी उतने ही लगाने होंगे और कई सारी रुकावटें भी आएगी, कई सारी बाधाएं भी आएगी उस रास्ते में, लेकिन उन सबको पार करके आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। तो उसके बाद एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो जीएसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री जो दूसरे भी काफ़ी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने बताया जीएस है, तो इन सब के लिए भी आपने कैसे प्रिपेयर किया? एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना कि जब मैंने बुक्स वगैरह फोटोकॉपी करवाई KL कपूर, तो उसके बाद मुझे हो गया कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ और मैं जीएस वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से करूँगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, जीएस, जीके और करंट अफेयर्स, ये सब आता है। तो फिर मैंने हिस्ट्री के मैराथन देखना स्टार्ट किए यूट्यूब से और फिर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए
और एक बुक शंकर आईएएस की बुक है, तो वो मैंने एनवायरनमेंट की ली, वो मैंने पूरी पढ़ दी। तो ऐसे करके मैंने 2 महीने जीएस पे लगा दिए। बट उसके बाद फिर लैब का थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया, सेमिनार आया, फिर गेट का पेपर नज़दीक आने लग गया। फिर ऐसे हुआ कि लैब के साथ इतना टाइम नहीं है कि मैं जीएस भी रिवाइज़ कर पाऊँ। तो जीएस वाला पार्ट जो किया था 2 महीने, वो सब पानी में गया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर से रिवाइज़ कर पाऊँ। तो फिर मुझे हुआ कि केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं पारुल, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि फालतू में टाइम वेस्ट करने पे। फिर मैंने सब उसको छोड़ दिया। तो मतलब इतना हिस्ट्री वगैरह मेरा कुछ भी नहीं था, करंट अफेयर्स भी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और तो मतलब वो वाला पार्ट ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैंने प्रिपेयर किया था। तो बेसिकली केमिस्ट्री से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। ये सब। बट यहाँ पर एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा और काफ़ी सारे बच्चे जानना भी चाहेंगे कि जो CSIR नेट और गेट की जो आपने पहले 1 साल ऑफलाइन तैयारी की, उसके बाद आपने ऑनलाइन भी स्टडी किया, तो ये जो सारी प्रिपरेशन होती है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब हम ऐसे केमिस्ट्री बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं। एक्चुअली लाइक मुझे भी बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि पीएचडी के साथ कैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 2 आ गई। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएचडी के साथ वाली प्रिपरेशन से हो गया। ये जो पीएचडी से पहले मैंने 2 साल घर पे दिए हैं, दिन रात करके दिए हैं, ये सिर्फ उसी की मेहनत है। ये पीएचडी के साथ साथ मैंने जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कि हाँ मैंने टच छोड़ना नहीं है, कि जितना मुझसे हो पा रहा है 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जितने भी हो पा रहा है मैंने देने हैं। तो मतलब मेंस में आपको पता चलेगा कि मेरी सिर्फ 2 साल जो ड्रॉप किया था उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज तो सर टाइम ही नहीं था। यस यस। तो जब मेंस का रिजल्ट आया तो उस समय आपको, जब आपका इंटरव्यू के लिए, जब जीएसआई के लिए आप जा रहे थे, तो कैसी फीलिंग थी उस समय? इंटरव्यू तक तो पहुंचने की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक्चुअली प्रीलिम्स होते ही 19th को प्रीलिम्स हुआ और 20th को मेरा ऑपरेशन हो गया, और मतलब बहुत एकदम से ही इमरजेंसी में। और मुझे हुआ कि पता नहीं अब तो क्या ही होगा पेपर का। 3 मार्च को रिज़ल्ट आ गया प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स हो गया। आई वॉज़ हैप्पी, बट आई वॉज़ नॉट इन अ कंडीशन कि हाँ मैं तैयारी कर पाऊँ। फिर मैं पूरी मार्च हॉस्टल में ही थी, बेड पे, 1% भी कोई पढ़ाई नहीं। फिर अप्रैल में मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि मार्च में मैं ट्रैवल नहीं कर पाई, तो अप्रैल में पूरे घर पे गई। घर पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बट घर पे भी लोग आते रहते थे तो तब भी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर मैं 1 या 2 मई को घर वापस हॉस्टल आई, और फिर मैंने लैब जाना स्टार्ट किया। और मुझे ऐसे हो गया था कि अब की बार नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी 1.5 महीना रह गया, तो 1.5 महीने में तो एनालिटिकल और ये तीनों सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब की बार नहीं दूंगी, मतलब ढंग से नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। लैब जाना स्टार्ट किया, फिर हेल्थ इश्यूज़ प्लस बर्डन, मेंटल प्रेशर प्लस करियर का प्रेशर प्लस लैब में ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें इतनी मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर एक दिन आई थिंक अराउंड मई का फर्स्ट वीक जा चुका था। फिर मुझे हुआ कि पारुल देखी जाएगी, मतलब प्रेशर लेने से, डिप्रेस होने से, परेशान होने से कोई नहीं पूछने वाला। बिकॉज ऑब्वियसली कोई नहीं पूछता कि पारुल क्यों दुखी है, कोई भी नहीं पूछता। आप अपने रूम पे आके अकेले ही खुद से रो सकते हो, या फिर घर वालों को भी इतनी परेशानी नहीं दे सकते, तो खुद को ही बियर करना पड़ता है। तो फिर मुझे हुआ कि 1.5 महीना है, देखी जाएगी, एक बार एनालिटिकल बहुत अच्छे से कर ले, बाकी तीनों 2 साल पढ़े हुए हैं तो एटलीस्ट आता है कुछ ना कुछ। सर फिर मैंने ऐसे सोच लिया था कि हाँ 1.5 महीना अब कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है। फिर मैंने एनालिटिकल पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत लैब जाती थी और फिर भाग के आती थी, और फिर बस पढ़ाई पढ़ाई। और फिर जून में जब पेपर दिया, इनऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा हो गया, ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हुआ। वो पेपर ख़राब होते ही मुझे हो गया कि अब तो नहीं होएगा, नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा। बट जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो उस दिन आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा सच में मेंस क्लियर हो गया। तो आई वाज ऑन द लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और घर पे बताया तो फिर घर वाले भी खुश। और फिर मैंने सोच लिया था कि अब इंटरव्यू में मैं 1% की भी कमी नहीं छोड़ूंगी, मतलब कुछ भी हो जाए हर एक चीज़ मैं करके जाने वाली हूँ, कोई भी चांस नहीं लेना कि हाँ ये चीज़ मैंने छोड़ दी। तो सर फिर वही इंटरव्यू के लिए तैयारी की बहुत अच्छे से,
और मतलब लिटरली एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे आईएएस आईपीएस का कुछ भी पूछते हैं, तो लिटरली मैंने सर हर एक चीज़ प्रिपेयर की थी। इवन मैंने लैपटॉप में पूरी स्लाइड्स बनाई थी कि मेरे हर एक डेटा की, मैं कहाँ से हूँ, वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, कर्नाटका में हूँ, बैंगलोर में हूँ, वहाँ की आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी, आपने क्या वहाँ पे नया देखा, मतलब हर एक चीज़। तो वैसे फिर इंटरव्यू गया और फिर सर रिज़ल्ट आया एंड लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो वैसे वाली जर्नी हो गई मेरी, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 5 years। तो इट वाज वेरी लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस भी, बहुत अप्स एंड डाउन भी आए, बट हाँ बहुत अच्छी जर्नी थी सर। आई कैन इमेजिन कि रिजल्ट जब आया तो आपको कितनी खुशी हुई होगी, क्योंकि यूपीएससी जियो केमिस्ट ईयर 2 अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली घर वाले भी बहुत खुश हुए होंगे कि फाइनली, कई बार ऐसा भी होता है कि आप CSI या नेट JRF में कोई रैंक निकाल लोगे, आप अपने घर वालों को जाकर बताओगे तो वो कहेंगे कि जनरली नहीं जानते, कई सारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि नेट क्या है। उन्हें तब तक खुशी नहीं मिलती है जब तक कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई किसी भी जॉब का अगर आप उन्हें बोलोगे कि यस मेरी जॉब लग गई है वहाँ पर, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें CSI या नेट क्या है, JRF क्या है, ये मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स जानते भी नहीं हैं। तो डेफिनेटली जब उनको ये पता चला होगा कि आपने UPSC जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम विद ऑल इंडिया रैंक 2 निकाला है, तो लाइक बिल्कुल उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। हमेशा से मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था सर वीडियो की, उन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया, उनका वो सपोर्ट था, उनका जो प्यार था, वही मेरे लिए मतलब वो हो रखा था कि नहीं, इनका जितना प्यार है कुछ रिटर्न में मुझे ज़रूर देना है। एटलीस्ट एक दिन मेरे लिए मेरी वजह से प्राउड फील हो, कि ऐसा नहीं हो कि लोग कहते ही रह जाएं हाँ पढ़ा लिया, क्या बाहर भेज दिया लड़की को, क्या ही बड़ा कर लिया, शादी कर देते, टाइम से शादी कर लेते, वो ज़्यादा बेटर था। तो ये सब चीज़ें मुझे हमेशा दिल में ऐसे होता था कि ये सब मेरे पेरेंट्स को मैं कभी नहीं सुनने दूंगी। तो हमेशा इसलिए मेरे को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ नींद आ रही है यार, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ये वाली चीज़ें सर दिमाग में नहीं आ सकती अगर आप सच में, होता ना कि नहीं क्लियर करना है, तो ये साइड वाले थॉट्स तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई डाइवर्ट कर पाए। तो फैमिली की खुशी तो सर हमेशा से मेरे लिए प्रायोरिटी रही है। एंड इवन सर एक चीज़ और कि फैमिली लाइक अगर मैं यहाँ पे SPM फेलो थी तो 42,000 पर मंथ मिलते हैं, घर वालों को उसका नहीं है कि हाँ अभी भी इसको मिल रही है। घर वालों को क्या, सबको ही सर कि 25,000 की अगर जॉब मिल जाए, हाँ तो लड़की जॉब लगी हुई है, बट वो पढ़ाई करते करते 42 ले रही है, उसका ज़्यादा नहीं होता, वो तो पढ़ ही रही है। वो नहीं होता है डेफिनेटली। यस तो यही है। एंड आई थिंक जो आपकी ये जो सक्सेस है मीन्स ये जो किस तरह से आपने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली आपको एक इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो ये उन हज़ारों और भी जो पारुल हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि किस तरह से कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जब, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली का भी एक, फैमिली से ज़्यादा जो रिलेटिव्स हैं उनका प्रेशर होता है, इसके अलावा आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, इतने सालों से पढ़ रहे हो आप, BSc कर ली, MSc कर ली, उसके बाद आप PhD कर ली और लास्ट में कोई जॉब नहीं है, तो उन सबको भी आपने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया और फाइनली आपने UPSC का जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि PhD करते करते इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना जिसके लिए हज़ारों स्टूडेंट डे एंड नाइट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि UPSC जियो साइंटिस्ट में बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं। हर एलिजिबल कैंडिडेट जो कि MSc केमिस्ट्री किया है, इसके अलावा जिन्होंने PhD किया है, सभी इसमें अप्लाई करते हैं। और उसके बाद इतना सारा अदर लाइबिलिटी के बाद भी ऑल इंडिया रैंक निकालना, ये आपका डेडिकेशन दिखाता है, जो हार्डवर्क आपने किया वो दिखाता है। यस सर। तो जैसा कि अगर जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अभी पारुल का जियो साइंटिस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और इन्होंने अभी जो IISc से जो PhD कर रहे थे उस पर वहाँ से फ़िलहाल उन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूं, एंड आई थिंक आप बिलीव करोगे नहीं अब, क्योंकि इन्होंने एक और एग्ज़ाम है
जो कि हर एक एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट का ड्रीम होता है, पेटेंट एग्जामिनर। उस एग्जाम में भी इन्होंने मेंस क्लियर कर लिया है और आई थिंक आपने इंटरव्यू में आप अपीयर हो चुके हो। जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो बिलीव नहीं करेंगे कि कोई एक ही इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपना, जैसे कि केमिस्ट्री इन्होंने 2 साल इतने अच्छे से कर ली, तो उसके बाद इन्होंने लगातार ये पढ़ते रहे, तो इन्होंने एक बार जियो साइंटिस्ट का भी एग्ज़ाम, अब पूरा फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं वहाँ पर। और पेटेंट एग्जामिनर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडियन पेटेंट ऑफिस में जो पेटेंट एग्जामिनर रिक्रूट होते हैं उसका नोटिफिकेशन आया था। मैंने भी वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि पेटेंट एग्जामिनर की केमिस्ट्री में भी वैकेंसी आई है। तो उस पेटेंट एग्जामिनर में भी प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स आपको लिखने होते हैं और बाद में इंटरव्यू होता है। तो अभी इंटरव्यू हो चुका है और आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है। ओके, तो पेटेंट एग्जामिनर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। आई थिंक जब पेटेंट एग्जामिनर का भी रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपके लिए एक अगेन एक डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी कि अब किसको चूज़ करना है। बट ऐसी डिफ़िकल्टी क्रिएट होना अच्छी बात है। इतनी आसानी से नहीं हो रहा हुआ सर ये। आई नो कि 5 साल की जो जर्नी है, आई ओनली नो कि क्या क्या मैंने देखा है। लाइक बहुत बहुत लो पॉइंट्स आए हैं सर। तो एक बात यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस दौर से गुजर कर आपने सक्सेस हासिल की है, तो जब ये लो पॉइंट्स आते हैं तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब हम, कई बार ऐसा होता है कि लो फील करते हैं और पढ़ने का मन नहीं होता है, और ऐसा टाइम ऐसा नहीं होता है कि केवल 1 या 2 दिन आएगा। जब आपकी इतनी लंबी जर्नी थी तो ऐसे पॉइंट कई बार आते हैं, तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा? सर मैंने लाइक पहले भी बताया कि मेरी थ्रू आउट जर्नी में मेरी जो फैमिली है सबसे मेन रोल प्ले करती है। उनका जो सपोर्ट है, उनका जो भरोसा है मेरे ऊपर कि हाँ पारुल पढ़ती है, कुछ करेगी, तो वो एक लाइन है सर। मतलब बस वही मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि उनको गलत प्रूव नहीं होने देना है। सोसाइटी, ऐसा कभी टाइम ना आए कि सोसाइटी मेरे घर वालों को कुछ भी मेरे लिए बोले कि लड़की को कुछ पढ़ा लिया ना आप लोगों ने, क्या ही बड़ा कर दिया, आखिरी में मतलब ठीक है पढ़ी तो रही है, क्या ही अलग से क्या ही कर दिया, लास्ट में जो भी मतलब शादी करनी पड़ी ना। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ऐसे होती थी सर कि मेरे घर वालों के लिए मैंने करना है बस। और मैंने एक बहुत ही आम सी ज़िंदगी, ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है डिग्री हो गई, शादी कर ली, फिर नॉर्मल लाइफ। तो मुझे एक मेरी खुद की पहचान बनानी थी कि हाँ पारुल ने ये किया, तो बाकी जैसे मेरी फैमिली में मान लो या फिर मतलब आसपास मान लो, उन गर्ल्स के लिए भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि लड़की को अगर बाहर भेजते हो तो वो कुछ करके नहीं आती। डेफिनेटली तो आप भी अपने बच्चों को आप बाहर भेजोगे ताकि एटलीस्ट मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए कि हाँ कुछ ज़्यादा पढ़ा लेते तो कुछ अलग नहीं होता। तो मुझे ये थोड़ा सा प्रूव करना था कि हाँ थोड़ा पढ़ाते हो आप, अगर लड़की पे थोड़ा भरोसा दिखाते हैं फैमिली वाले तो वो कुछ करती है। तो ये वाली चीज़ मेरे ऊपर सर बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये दिमाग में आती थी तो नींद वींद डिप्रेशन सब गायब हो जाता था और बस ऐसे होता था कि पारुल पढ़ ले तो ये तो क्लियर करना ही है। तो बस यही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था सर। आजकल क्या होता है कि जब भी डिप्रेस हो जाते हैं या फिर जब भी हमें लगता है कि लो फील करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तलाश करते हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वो जो मोटिवेशन रहेगी वो केवल 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आप कंटिन्यूसली मोटिवेट रहो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेट रहना। और आपको ये हमेशा कोशिश करनी है कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आई थिंक एक फाइनल मैसेज या एक कहें कि हम जो अभी करंटली बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर लाइक सबके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा मेरे एक्सपीरियंस से
कि जो मैंने 5 साल लगा दिए, क्योंकि मैंने सर किसी से गाइडेंस नहीं ली, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, तो मैं खुद ही फेल होती रही। फिर एनालाइज़ किया, चलो ठीक है, वो शुक्र है मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, बट सबकी नहीं होती, तो मुझे टाइम मिलता रहा। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में मैंने ये गलती की, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वाले में ये, फिर नेक्स्ट वाले में ये, तो 5 साल लग गए। बट आई विल सजेस्ट कि बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री करते ही आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना ये रिस्क लेने में कि चलो ठीक है हम ऑर्गेनिक वाला पार्ट छोड़ देते हैं, शायद इतने में काम चल जाएगा। वो नहीं होता। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में चलो ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा ये इंक्लूड कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाती, चलो कोई बात नहीं, फिर वो नहीं होता, अच्छा ठीक है अब की बार टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इतना ऑप्शंस लेके मत चलना, फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करना भाई, हाँ 6 महीने 1 साल दिन रात करके हर एक चीज़ करो। एंड CSIR नेट और गेट का सिलेबस तो ऐसा सिलेबस है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं है कि पेटेंट एग्जामिनर का अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें कुछ अलग से सिलेबस आया था, वही सेम सिलेबस होता है।